एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेसिक लर्निंग क्लासेस में। आज हम लेके आए हिंदी का एक टॉपिक जिसका नाम है अनुस्वार और चंद्रबिंदु। ये क्या होते हैं, कब लगते हैं, कैसे लगते हैं, कहाँ लगते हैं, किन को हम अनुस्वार मानेंगे, किन को चंद्रबिंदु मानते हैं। कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि जो अनुस्वार रहता है वह भी चंद्रबिंदु के जैसा दिखता है, तब भी हम चंद्रबिंदु ना मानकर उसको अनुस्वार कह देते हैं। तो क्या अंतर है, कहाँ अनुस्वार लगेगा, कहाँ अनुनासिक लगेगा, आइए इस पर आज चर्चा करते हैं। देखिए, पहले हम जानते हैं इनका नाम क्या क्या है, कौन किसके साथ रहता है, ये आप क्लियर कर लीजिए। जैसे पहला नाम हमारा है चंद्रबिंदु, और चंद्रबिंदु के साथ जब भी आएगा अनुस्वार आएंगे। ये दोनों साथी समझिए हैं। क्या चंद्रबिंदु का साथी कौन है? अनुस्वार है। ये देखिए दूसरा साथी कौन है? पहला साथी आप जान लीजिए कि चंद्रबिंदु का साथी अनुस्वार है। और देखिए इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरे नाम पे चला जाए। दूसरा देखिए इसका नाम क्या है। इस चंद्रबिंदु का एक नाम है तद्भव, ठीक। उसी प्रकार तद्भव के साथ जब भी आप नाम लेते हैं, किसका नाम लेते हैं? तत्सम। चलिए तीसरे का नाम लिया जाए। तीसरा टॉपिक देखिए क्या है इसका। तीसरा नाम इसका है अनुनासिक। अनुनासिक, ये तीसरा नाम इसका हो गया। सब एक ही हैं, नाम अलग अलग है। चंद्रबिंदु कह लीजिए, तद्भव कह लीजिए, अनुनासिक कह लीजिए। अब चलिए इसको क्या कहेंगे। अब यहाँ पर दो उपसर्ग हम लिख रहे हैं। एक उपसर्ग है अन और एक उपसर्ग है निर। ये दोनों उपसर्ग हैं जो विलोम बनाने के काम आते हैं। अन मतलब भी नहीं होता है, निर का मतलब भी नहीं होता है। अब दोनों के आगे हम एक शब्द जोड़ रहे हैं, क्या? यही अनुनासिक। अनुनासिक यहाँ भी लिख दे रहे हैं, क्या? अनुनासिक। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इनके तीन नाम हैं। क्या क्या? पहला है चंद्रबिंदु, और दूसरा क्या है? उसी का नाम तद्भव, इसी का नाम अनुनासिक। फिर चलिए अनुस्वार कह लीजिए, तत्सम कह लीजिए, और जो अनुनासिक नहीं हैं, जो अनुनासिक नहीं हैं, तो अगर इनकी संधि कर देंगे तो न में देखिए अ हट चुका है, तो अब फिर से अगर इसको हम जोड़ें तो ये पूरा न बनेगा। तो हम वहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, तो देखिए क्या बनेगा? अ न, ये पूरा न हो जाएगा। आगे इनको जोड़ दे रहे हैं तो हो जाएगा अनानुनासिक। अनुनासिक। उसी प्रकार यहाँ जोड़ दीजिए, इस र के साथ ये अ मिलेगा तो हो जाएगा निरनुनासिक। इसका सामान्य अर्थ होता है कि जो अनुनासिक नहीं है वही अनुस्वार है, जो अनुनासिक नहीं है वही क्या है? अनुस्वार है। मतलब ये अनुनासिक नहीं है तभी अननुनासिक है। तो सीधा सा मतलब समझ लीजिए, चंद्रबिंदु के साथ कौन रहता है? अनुस्वार। तद्भव के साथ कौन रहेगा? तत्सम। अनुनासिक अगर है तो अनुनासिक कहेंगे, अगर अनुनासिक नहीं है तो उसको अननुनासिक कहेंगे। इसका मतलब आप जानिए क्या होता है। अनुनासिक का मतलब होता है कि जो अनुनासिक नहीं है। देखिए खंड पे हम लिख चुके हैं, नहीं है अनुनासिक, नहीं है अनुनासिक। तो दोनों नाम जानते हैं, या तो कहिए अननुनासिक, उसका भी अर्थ होता है कि जो अनुनासिक नहीं है। अगर कोई कह दिया निरनुनासिक, उसका भी मतलब है कि जो अनुनासिक नहीं है। तो अनुनासिक होते क्या हैं, ये लगते कैसे, इनका निशान क्या होता है। अब थोड़ा सा चिन्ह देख लिया जाए यहीं पर, तभी ये चीज़ें क्लियर होंगी। चंद्रबिंदु का निशान यूँ होता है, आप ऐसे उसका निशान लगाते हैं, ठीक है। चंद्रबिंदु ऐसे लगता है, और जो अनुस्वार होता है वो पड़ी पाई के ऊपर ऐसे लगा दिया जाता है। अब ये कहाँ लगेंगे दोनों? ये कहाँ लगेगा, ये कहाँ लगेगा, ये कैसे लगेगा, ये कैसे लगेगा, इन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए आइए देखें क्या होता है। आइए अब देखते हैं इनकी मात्रा लगाते हैं। जो हमारे पास 11 स्वर हैं उनमें चंद्रबिंदु और अनुस्वार कहाँ कहाँ लगेगा, तो उसका एक नियम है। उस नियम के लिए सबसे पहले हम स्वरों को देखते हैं। हमारे पास स्वर कौन हैं, उनकी मात्राएँ कैसी लगती हैं। तो हम 11 स्वर को लिख रहे हैं। अ आ ए ओ रे ए ओ और अ। अब इनकी मात्राएं देख लीजिए। ये हमारे 11 स्वर हो गए। अब ये तो उदासीन स्वर होता है, इसकी मात्रा लगती नहीं है।
ये आ की मात्रा हो गई, ये छोटी ई जिसको ह्रस्व ई बोलते हैं, ये दीर्घ ई हो गया, ये ऊ की मात्रा हो गई, ये दीर्घ ऊ, री की मात्रा हो गई, ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, और ये औ की मात्रा हो गई। ठीक है, ये हमारे पास मात्राएं हो गई। अब ध्यान क्या देना है, ध्यान दीजिए, ध्यान देना है जिन स्वरों की मात्राएं, जिन स्वरों की मात्राएं, जिन स्वरों की मात्रा खड़ी पड़ी पाई, खड़ी पड़ी दो पाइयाँ होती हैं हमारे व्यंजनों पर, तो जिन स्वरों की मात्रा पड़ी पाई के ऊपर लगती हैं, पड़ी पाई के ऊपर से लगती हैं, क्या ध्यान देना है, पड़ी पाई से ऊपर लगती हैं, वहाँ, अब ये ध्यान दीजिए, जिन स्वरों की मात्रा पड़ी पाई के ऊपर से लगती हैं, इसका मतलब क्या है, देखिए इनमें देखिए यही पड़ी पाई है, पड़ी पाई जानते होंगे सब लोग, देखिए ये हमारा पड़ी पाई, इसको खड़ी पाई बोलते हैं। तो ये पड़ी पाई देखिए किसकी किसकी मात्रा ऊपर से गई, हम ये लिखे हैं जिन स्वरों की मात्रा पड़ी पाई के ऊपर से लगती है। देखिए यहाँ पर क्या इसमें नहीं लग रहा है, कट कर रहे हैं, इस पर भी नहीं लग रहा है, इस पर लग जाएगा, देखिए 1 2, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, इसके बाद इन सभी में क्या है, ऊपर से लग रही है। तो जिन स्वरों में, जिन स्वरों की जो मात्रा होती है अगर वो पड़ी पाई के ऊपर से लग रही है तो वहाँ चंद्र बिंदु, ध्यान दीजिएगा, यही हमारा चंद्र बिंदु है, और ये क्या है, पड़ी पाई है। अगर उनकी मात्रा ऊपर से लग रही है तो आपका चंद्र बिंदु पूरा पूरा नहीं लगेगा, केवल किसके रूप में लगेगा, बिंदु के रूप में लगेगा। जैसे एक शब्द हम ले रहे हैं, एक शब्द लिया जाए, शब्द क्या है देखिए, अगर हम कह दिए मेह, हैं, ये बार बार प्रयोग होता है, बच्चे हैं, लड़के हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए यह भ्रम हो जाता है कि ये क्या है, ये कुछ लोग इसका नाम दे देते हैं, कहते हैं ये अनुस्वार है। तो आप जब भी अनुस्वार और चंद्र बिंदु में ध्यान दीजिए कि अगर मात्रा ऊपर से लगी है तो मात्रा ऊपर से लगी है और उनके साथ कोई बिंदु की तरह आपको दिख रहा है तो अनुस्वार नहीं है, इसका नाम क्या है, ये चंद्र बिंदु है। पहला अंतर क्लियर हो गया, चूँकि अभी देखिए आपको पीछे दिखाए हैं स्वरों के माध्यम से कि जिन स्वरों की मात्रा पड़ी पाई के ऊपर से लगती है वहाँ, अब ये टॉपिक पूरा कर दे रहे हैं, वहाँ पर चंद्र बिंदु, वहाँ पर चंद्र बिंदु एक बिंदु के रूप में लगेगा। किसके रूप में लगेगा, एक बिंदु के रूप में, एक बिंदु रूप में लगेगा। ये आपको याद हो जाए, ठीक ना। चलिए देखिए यही है, मेह लिख दिए, हैं लिख दिए। तो जब भी अगर कोई मात्रा ऊपर से है, आप शब्दों को ढूंढिएगा किन शब्दों में लगा है। जहाँ पर देखिएगा कि पड़ी पाई से ऊपर मात्रा लगी है तो वहाँ पर भी चंद्र बिंदु है। इसको आप कभी भी अनुस्वार मत कहिएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका नाम क्या है, ये चंद्र बिंदु है। लेकिन पूरा पूरा कब लगेगा, उसका दूसरा टॉपिक देखिए, जब जब जो स्वरों की मात्राएं हो जाएंगी, अगर मात्रा ऊपर से नहीं लगी है। दूसरा टॉपिक क्या है, जब स्वरों की मात्रा, जब स्वरों की मात्रा पड़ी पाई, पड़ी पाई के ऊपर न लगी हो, ऊपर न लगी हो, वहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। मतलब ये चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। बहुत आसान टॉपिक है। ध्यान क्या देना है, दो चीज़ें ध्यान देना है। अगर मात्रा पड़ी पाई के ऊपर लगा है तब भी चंद्र बिंदु लगेगा, लेकिन क्या लगेगा, बिंदु के रूप में। और लेकिन
अगर कुछ स्वर ऐसे हैं जिनकी मात्राएं नीचे से लगती हैं या मात्रा साथ लगी होती हैं, उनमें क्या लगेगा? दोनों लगेगा। अब उदाहरण देखा जाए, जैसे लिख दिए आँख। अब यहाँ पे आप समझ गए, यहाँ इसका क्या नाम है? चंद्र बिंदु है। हमको लिखना है गेहूँ, जो तद्भव का शब्द है ये क्या है? गेहूँ। यहाँ भी लग गया। 5, देखते जाइए, ऊंट, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जब पड़ी पाई, फिर समझिए अनुनासिक क्या होते हैं। अनुनासिक लगते कैसे, पे इस पे हमारी चर्चा है कि जब पड़ी पाई के ऊपर हमको चंद्र बिंदु लगाना है तो उसका 2 तरीका है। ध्यान दीजिए, अगर उसके ऊपर मात्रा नहीं लगी है तो उस पर दोनों लगा दीजिए। अगर उसके ऊपर मात्रा लगी है तो आपको 1 लगाना है। क्या? बिंदु। चंद्र गायब हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए यहाँ पर क्या है, तो आप इसको अनुस्वार का नाम नहीं देंगे। ये भी क्या है? चंद्र बिंदु है। और इसका जो उच्चारण होता है वो नासिका की सहायता से होता है। देखिए उसका नाम ही है अनुनासिक, मतलब नाक के पीछे से आवाज़ आएगी, मतलब नाक भी उसकी सहायता करेगा। मुंह के साथ साथ नाक की भी सहायता ली जाएगी। अनु ये भी उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है पीछे। तो नासिका के पीछे से आवाज़ आएगी तभी इसको हम बोल पाएंगे। जैसे देखिए बोलना हमको 5, आँख, गेहूँ, हैं। ये सारे शब्द जो चिन्ह के रूप में, जिन शब्दों पर ये चिन्ह लगा हुआ है, इन चिन्हों को आप पहचान लिए होंगे। 2 ही ध्यान देना है कि अगर मात्रा ऊपर से लगी है तो केवल बिंदु लगेगा, मात्रा नीचे से लगी है, पड़ी पाई के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, तो वो क्या लगेगा? चंद्र और बिंदु दोनों लगेगा। इनको क्या करेंगे? ये मुंह के साथ साथ इनका उच्चारण करते समय नाक की सहायता ली जाएगी। अब आ जाइए क्या होता है अनुस्वार। देखा जाए वो क्या होते हैं अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार केवल बिंदु के रूप में होता है। जब भी अनुस्वार का प्रयोग होगा तो केवल एक बिंदु के रूप में होता है, पड़ी पाई के रूप में। और ये शुद्ध रूप से तत्सम होते हैं। ये क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। मतलब ये सिंगल ही प्रयोग होते हैं, केवल बिंदु के रूप में प्रयोग होते हैं, और जिस पर ये प्रयोग हो गया वो क्या लगेगा? वो तत्सम रहेगा। ये भी ध्यान दीजिए, ये भी पड़ी पाई के ऊपर लगेंगे और अकेले लगेंगे। जब पड़ी पाई के ऊपर लगेगा, अंतर समझिए, अगर पड़ी पाई के केवल ऊपर लगा है तो वो क्या है? वो अनुस्वार है। अगर पड़ी पाई के ऊपर दोनों लगा है तो पहचाने जाएंगे क्या है? वो चंद्र बिंदु है। लेकिन अगर पड़ी पाई के ऊपर कोई मात्रा लगी है, उसके साथ लगा है, इस तरह मात्रा लगी इसके साथ लगा है, बड़ी लगा इस तरह लगा है, तो अंतर देखिए। देखने में तो बिल्कुल ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन अंतर है। ये क्या है? ये दोनों चंद्र बिंदु हैं। ये क्या है? अनुस्वार है। तो अनुस्वार जब भी लगेगा केवल बिना मात्रा, जब ऊपर से कोई मात्रा नहीं रहेगी तभी रहेगा। जैसे उदाहरण देखा जाए, अंक, पंक, पतंजलि, गंगा, ये सभी क्या हैं? सब के सब क्या हैं? ये अनुस्वार है। तो अंतर समझ में आ गया होगा। अनुस्वार जो होता है पूरी तरह से तत्सम होता है। अभी देखिए पीछे चर्चा हम किए थे। आ जाइए फिर पहले पेज पर देखिए क्या है। पहला पेज देखिए हमारा यही था कि जो अनुस्वार था वो तत्सम था। कहने का मतलब अगर किसी के ऊपर अनुस्वार लगा है तो आप उसको निस्संदेह बोल दीजिए क्या है? वो तत्सम है। लेकिन अगर किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है तो समझ जाइए वो तद्भव है। इससे हम तद्भव और तत्सम भी पहचान सकते हैं। एक आखिरी तरीका उसमें जान लीजिए क्या है। और अगर अंतर आपको समझ में, सबसे आसान अंतर आपको समझना है कि जब बहुत जल्दी में आपको अंतर कर लेना है कि कौन अनुस्वार है कौन नासिक है, तो सबसे आसान तरीका है, जिनको लेखन में 2 प्रकार से लिख दीजिए, 2
प्रकार से लिखा जा सकता है, 2 प्रकार से लिखा जा सकता है। जिनको हम लेखन में 2 प्रकार से लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, वो जिनको लेखन में 2 प्रकार से लिखा जा सकता है वह सदैव, यह लाइन याद रखिएगा, एक लाइन में आपका अंतर क्लियर हो जाएगा, वह सदैव अनुस्वार होगा। और जिसको केवल एक ही तरीके से लिखेंगे वो क्या होगा, वो चंद्र बिंदु होगा। जैसे अभी देखिए पीछे लिखा गया था, अब यहाँ से अगर पहचानना हो कि अनुस्वार अनुनासिक, तो फिर आप सोचिए क्या इसको हम कोई और तरीका है लिखने का। तो देखिए ये जो अनुस्वार होते हैं इनका एक और तरीका होता है, ये नासिक के होते हैं, मतलब ये नाक से बोले जाते हैं, मतलब नासिक व्यंजन होते हैं, नाक से बोले नहीं जाएंगे, क्या होंगे ये नासिक के व्यंजन होते हैं। मतलब जितने अनुस्वार होते हैं वो क्या होते हैं, सबका नासिक ङ, य, ड़, न, म, हर वर्ग का 5वां भाई, क का 5वां ङ है, फिर य है, फिर ड़ है, फिर न है और म है। ये जब भी प्रयुक्त ये हटेंगे तो अनुस्वार आएगा, और इनको हटाएंगे तो ये आएगा, इनको हटाएंगे तो ये आएगा, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो अगर आप 2 तरीका लिख दिए तो समझिए वो क्या है, अनुस्वार है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको हमको समाप्त करना है। जब समाप्त करना है तो सीधा काम है, क्या करिए, क का अंतिम सदस्य ङ होता है, तो ये हो गया, देखिए अनुस्वार की जगह पर आ गया। अभी आपको बताया है अगर किसी को 2 तरीका से लिख दीजिए तो अनुस्वार को हमेशा 2 तरीका से लिखते हैं। क्या हो गया, ये अंक, पंक लिखना है। फिर देखिए जो आगे उसी का 5वां अक्षर लिया जाएगा, 5वां वर्ड, तो क का 5वां क्या होता है, ङ होता है। फिर चलिए पतंजलि हमको लिखना है, तो इसका मतलब इसको भी लिखने के लिए अनुस्वार तो लगा है, लेकिन इसको शुद्धतम रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे, इसका 5वां भाई लेंगे। इसका 5वां भाई कौन है, देखिए ज, तो आप लिखेंगे पतंजलि। फिर ये क्या लिख देंगे, यहाँ भी आप समझ गए, गंगा। तो कहने का मतलब अनुस्वार और चंद्रबिंदु दोनों 2 चीज़ें हैं। अनुस्वार को 2 तरीके से लिख सकते हैं, जबकि चंद्रबिंदु को केवल एक तरीके से लिखते हैं। चंद्रबिंदु लिखते समय ध्यान देंगे, अगर पड़ी पाई के ऊपर से लगाना है चंद्रबिंदु तो केवल बिंदु लगाएंगे, ठीक। लेकिन अगर ऊपर से मात्रा कोई नहीं है तो आप दोनों लगाइए, और अगर मात्रा ऊपर से है तो एक लगाइए। ये क्या हो जाएगा, चंद्रबिंदु। पूछा जाता है गांधी और गांधी दोनों में सही क्या पूछा जाता है, लिखने का दोनों तरीका है, लेकिन ये गांधी शुद्ध है, ये गांधी अशुद्ध है। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये अनुस्वार लगा हुआ है, ये क्या लगा है, चंद्रबिंदु लगा है। तो गांधी में इस तरह भी आपको लिखने को मिलता है गांधी, लेकिन है क्या ये गांधी, ये गांधी है, ये गांधी है। तो सामान्य सा अंतर आपको समझ में आ गया होगा। फिर से अंतिम टॉपिक को एक बार फिर से देखा जाए, क्या है, पहला हम लिखे थे चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु का जो 7 भाई चलेगा वो अनुस्वार चलेगा, और जितने चंद्रबिंदु होंगे वो सदैव तद्भव होंगे, ये भी याद रहे। जितने अनुस्वार होंगे वो सदैव तत्सम रहेंगे, और ये अनुनासिक होते हैं, मतलब उसका उच्चारण करते समय नाक की सहायता अवश्य ली जाएगी। इसमें नाक की सहायता नहीं ली जाएगी, हम बताए थे अन मतलब नहीं, निर माने नहीं, और इनके साथ अनुनासिक मतलब जो नाक से नहीं बोले जाएंगे, केवल मुख से उसका उच्चारण होगा, वो क्या होगा, निरनुनासिक अनुनासिक। तो जो अनुनासिक है वो चंद्रबिंदु है, और जो अनुनासिक नहीं है वो अनुस्वार है, वो निरनुनासिक है। तो जिनके ऊपर अनुस्वार लगा, ये चंद्रबिंदु लग गया, वो अनुनासिक, और जिसके ऊपर नहीं लगेगा वो निरनुनासिक। दोनों का अंतर, ये अंतर क्लियर है कि चंद्रबिंदु 2 रूपों में, ये केवल 1 रूपों में।
तद्भव सदैव तत्सम का विपरीत होता है, जितने चंद्र बिंदु होंगे वो तद्भव होंगे, अनुस्वार वाले सदैव तत्सम होंगे। और जो अनुनासिक होगा वह नाक की सहायता से बोले जाएंगे, और जो नाक की सहायता से नहीं बोले जाएंगे वो अननुनासिक होंगे, वो सदैव क्या होंगे, अनुस्वार होंगे। सबसे बड़ा अंतर बताए हैं कि अनुस्वार को हम सदैव दो तरीका से लिख सकते हैं, तो जिनका दो तरीका होगा वो कन्फर्म है कि क्या है, वो अनुस्वार है, और जिनको लिखने का केवल एक ही तरीका है वो चंद्रबिंदु है। आशा है आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद फिर हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक आप लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।